अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई कंट्री है, ना कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई इंडिजिनस ट्राइबल लोग हैं जो वहां पर सदियों से रह रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, ऑब्वियसली ये है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया के विंडियस्ट जगह भी है जहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा कर सके रख सकते हैं। और अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है। इस हद तक यहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि इसे एज अ डेजर्ट क्लासिफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ पर सिर्फ 51 अराउंड के करीब बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो गिरते ही बर्फ बन जाती है। तो देखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया का इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश ना की हो। इस नक्शे को ही देखिए। फ्रांस कहता है कि अंटार्कटिका का ये वाला हिस्सा फ्रांस का है, नॉर्वे कहता है ये हिस्सा मेरा है, ऑस्ट्रेलिया इस पूरे राइट वाले हिस्से पर अपना क्लेम जमाता है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे कंट्री भी अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम रखते हैं। तो अंटार्कटिका सही में अलग अलग कंट्री के बीच में बटा हुआ है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों दिलचस्प जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री अंटार्कटिका की। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. अपनी कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। अराउंड 350 बीसी की बात है कि ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि जमीन एक्चुअली में गोल है। ग्रीक उस टाइम पे जानते थे कि जमीन के नॉर्थ में आर्टिक करके एक जगह है, उसे आर्कटोस करके पुकारते थे, या आर्कटोस वर्ड आया था बेयर से। आसमान में जो हमें कॉन्स्टेलेशन दिखती है ना, एक द ग्रेट बेयर की कॉन्स्टेलेशन, तो उस कॉन्स्टेलेशन को देखकर इन्होंने आर्कटिक का नाम दिया था आर्कटोस। अब क्योंकि ये जानते थे कि जमीन गोल है तो नॉर्थ पर कुछ है तो साउथ में भी कुछ होगा, तो इन्होंने सोचा कि जो भी चीज साउथ में है हम उसे नाम देते हैं एंटार्क्टोस। इसका मतलब हुआ उस बेयर के ऑपोजिट, आर्कटोस का उल्टा, और यहीं से ये नाम निकल कर आया एंटार्क्टिक। हालांकि ये पहली बार हुआ था, इंसानों ने सिर्फ 1890s के अराउंड ही अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखा, लेकिन उससे कई 100 सालों पहले ही अंटार्कटिका नक्शों में दिखना शुरू हो गया था। बहुत से एक्सप्लोरर ने जब एक्सपीडिशंस की दुनिया भर में तो ये जानते थे कि साउथ में अगर हम जमीन के जाएंगे तो कोई जमीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे एग्जैक्टली इस जमीन पर है क्या, ये कितनी बड़ी है, कैसी है। इसी रीजन से जो फ्रेंच एक्सप्लोरर थे उन्होंने जब नक्शा बनाया जमीन का साल 1530 में, उन्होंने अंटार्कटिका को ड्रॉ जरूर किया। इस नक्शे को देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है, राइट साइड पर सदर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है। सदर्न हेमिस्फीयर के बीच सबसे बड़ी जमीन को इन्होंने नाम दिया है टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। इसका मतलब बना अननोन सदर्न लैंड। इसके करीब 200 सालों बाद साल 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक पहले इंसान बन जाते हैं अंटार्कटिका पर साउथ में जाने वाले। ये करीब 130 किलोमीटर दूर थे अंटार्कटिका से जब इन्होंने शिप को वापस मोड़ा। हालांकि इन्होंने अंटार्कटिका को देखा नहीं, लेकिन इन्होंने आइसबर्ग जरूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट पाए गए। जब इन्होंने पत्थरों को देखा तो उन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ, टेरा ऑस्ट्रालिस जैसी कोई जगह जरूर एग्जिस्ट करती है। और ज्यादा अंटार्कटिका के करीब जाने लगा, इतना डेंजरस था कि उन्होंने फेमसली कहा, आई कैन बी बोल्ड टू से दैट नो मैन विल एवर वेंचर फार्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड व्हिच मे लाई टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। इन्हें इतना यकीन था कि अंटार्कटिका पर कोई पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक है, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं और जहाज किसी भी आइसबर्ग से टकरा सकता है। लेकिन ये वर्ड इनके करीब 50 साल बाद गलत साबित हो जाते हैं। और पहली बार अंटार्कटिका की जमीन पर किसने कदम रखा, ये चीज काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि कई लोग क्लेम करते हैं कि वो पहले इंसान थे। ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का मानना था कि वो पहले थे ये करने वाले, क्योंकि उनका जहाज गुम हो गया था और वो अंटार्कटिका में चले गए थे। ये पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई थी साल 1895 में, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही अंटार्कटिक था वो इसके किनारे पर पहुंचा। इस जहाज में मौजूद लोगों ने एक छोटी सी बोट उतारी जिसमें 6-7 लोग बैठकर अंटार्कटिक की जमीन तक गए। इस बोट में एक नॉर्वेजियन थे, कार्स्टेन ब्रॉज ग्रेविंग। ये कहते हैं कि ये बोट से पहले उतरे थे और उन्होंने कदम रखा था अंटार्कटिका की जमीन पर। लेकिन एक न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के बंदे थे अलेक्जेंडर, वो कहते हैं कि वो भी इस बोट में बैठे थे और वो बोट को ठीक से स्टडी रखने के लिए इन्होंने पहले कदम रखा था बोट से बाहर। मतलब सेम बोट में बैठे दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि पहले कौन उतरा था और अंटार्कटिका पर पहले कदम किसने रखा था। इसकी एक बड़ी फनी ड्राइंग भी बनाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि पीछे से अलेक्जेंडर भाई साहब चुपके से बोट से कूद रहे हैं ताकि ये पहले इंसान बन जाए कदम रखने वाले, और बोट में बाकी लोग बैठे बैठे हैरान होकर देख रहे हैं कि इसने ये क्या कर दिया, हम पहले होने वाले थे। इसके बाद 1900s के पहले 10-20 सालों को हीरोइक एरा बुलाया जाता है अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि कई सारी एक्सपेडिशंस करी गई इस टाइम पर जिन्होंने नई साइंटिफिक डिस्कवरीज की गई और कई नई चीज़ें पता लगी हमें अंटार्कटिका के बारे में। हमें पता चला कि पहली बार प्लांट भी उगते हैं इस कॉन्टिनेंट पर जब मोसेस पाए गए अंटार्कटिका में उगते हुए। और इस हीरोइक एरा के बाद शुरू हुआ अंटार्कटिका का कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सी कंट्रीज ने अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल जमाना की कोशिश की। 1908 और 1942 के बीच में 7 अलग अलग कंट्रीज ने अपनी सॉवरेनिटी क्लेम की इस कॉन्टिनेंट पे। ये कंट्री थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। और इसके अलावा कई और ऐसे कंट्रीज थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी जैसे बहुत सी कंट्रीज थे जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नए एक्सपेडिशंस कर रहे थे अंटार्कटिका पर बिना कोई टेरिटरी क्लेम किए हुए। हिटलर के टाइम पर सन 1939 में एक जर्मन अंटार्कटिक एक्सपेडिशन भी हुई थी। इसमें ये लोग एरोप्लेन लेकर गए और अंटार्कटिका के कुछ एरियाज पर इन्होंने फोटो खींची और एरोप्लेन्स मेटल की तरह पे ड्रॉ कर दिया मेटल के साथ, और एक क्लेम कर दिया कि यहाँ पर हमने निशान गिरा दिया है, ये एरिया अब नासी जर्मनी के कंट्रोल में है। इस पीरियड में सरप्राइजिंगली यूएसए को कुछ ज़्यादा एक्टिव कंट्री नहीं था। साल 1924 में अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस किया अंटार्कटिका की टेरिटरी क्लेम्स को लेके हुए। इन्होंने कहा कि अगर कोई कंट्री डिस्कवरी करता है किसी नई ज़मीन की अंटार्कटिका में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नई ज़मीन है वो उस कंट्री की हो गई, वो उस कंट्री की जब ही होगी जब एक्चुअली में कोई सेटलमेंट हो उस जमीन पर, उस कंट्री को आके उस जो कंट्री में रहने वाले हैं और परमानेंट रहने लग जाएं। और ऐसा कभी हुआ नहीं। अब जैसे अंटार्कटिका पे अलग अलग कंट्रीज अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, ठीक वैसे ही अलग अलग कंपनीज इंटरनेट पर अपना प्राइवेट डेटा चुराने की कोशिश करती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये सारे कंट्री और स्ट्रांगली फाइट करने लगते हैं एक दूसरे से अंटार्कटिका की जमीन हड़पने के लिए। अब जब मैं फाइट की वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली एक दूसरे से जंग पर चले गए। मेरा मतलब ये है कि ये अपने क्लेम्स को और स्ट्रांगली दिखा रहे थे। इन कंट्री ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टार्टअप किया अंटार्कटिका में, ये बताने के लिए कि हमारा देखो परमानेंट स्टेशन है, यहाँ पर परमानेंटली अब लोग रहने लग रहे हैं, रिसर्चर्स काम करने लग रहे हैं, इसलिए ये हमारी जमीन होनी चाहिए। नक्शे में अगर आप देखेंगे तो अंटार्कटिका के कई आइलैंड है जो अंटार्कटिका के करीब हैं। एक ये हड एंड मैक्वेरी आइलैंड है। 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टेशन को इन आइलैंड पर लगाए। 1953 में ये कैरगुएलन एंड क्रोजेंट आइलैंड है, फ्रांस ने अपने परमानेंट बेसिस को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। फिर अगले साल 1954 में ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में मेनलैंड अंटार्कटिका तक पहुँच गया और मॉसन स्टेशन बनाया जो कि एक्चुअली में अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट के ऊपर था। एक साल बाद अर्जेंटीना ने अपना जनरल बेलग्रानो स्टेशन बनाया, ये भी अंटार्कटिका के ऊपर फ्रिक्शनल आइस शेल्फ पर था। वैसे अंटार्कटिका में इतनी बर्फ जमी हुई है कि ये बताना मुश्किल है कि कहाँ सिर्फ बर्फ है और कहाँ सिर्फ बर्फ के नीचे एक्चुअली में ज़मीन मौजूद है। इसलिए इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका की जमीन के बाहर कुछ आइस शेल्फ्स, इन आइस शेल्फ्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये रिसर्च स्टेशन खड़े करना एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन गई थी कई कंट्री की। एक टाइम पर ब्रिटिश, चिलियन और अर्जेंटीनियन बेसिस इतने करीब थे एक दूसरे के कि ये कहना कि साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए स्टेशन बनाए गए थे, ये चीज़ साफ साफ पता लग रही थी कि ऐसा नहीं था। ये चीज़ क्लियरली दिख रहा था कि इंटेलिजेंस एक्टिविटी के लिए स्टेशन बनाए गए हैं। इनफैक्ट इन्हीं 3 कंट्री के जो अंटार्कटिका में टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो भी ओवरलैप होते हैं। अंटार्कटिका के अब इस पॉलिटिकल मैप को देखिए, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये अलग अलग कंट्री के आज के दिन बेसिस हैं, रिसर्च स्टेशन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अंटार्कटिका पर। अब नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड ने जो क्लेम किया है अंटार्कटिका की ज़मीन को, ये बड़ा क्लियर है कि कौन सी ज़मीन को क्लेम करते हैं और एक दूसरे के साथ इनका कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है। लेकिन नक्शे के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चिली, ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने जो क्लेम किया है वो एक दूसरे से ओवरलैप होने लग रहा है। चिली के क्लेम के अंदर ब्रिटिश और अर्जेंटीना के क्लेम भी मौजूद हैं। साल 1950 में सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम इशू करती है बाकी सारे कंट्री को कि कोई भी कंट्री अगर सोवियत यूनियन से पूछे बिना टेरिटरी क्लेम करेगा, बिना सोवियत के पार्टिसिपेशन के अंटार्कटिका को लेकर अगर डिसीजन लेगा तो हमारा कंट्री किसी भी क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इस टाइम तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर की भी स्टार्टिंग हो गई थी और लोगों को भी ये डरने लगा कि कहीं ये दोनों कंट्री अंटार्कटिका भी अपनी जियोपॉलिटिक्स ना खेलने लग जाएं।
ये दोनों कंट्री वैसे ही अलग अलग एरियाज में दुनिया के लड़ने लग रहे थे एक दूसरे से, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों अंटार्कटिका की ज़मीन पर भी अब लड़ने लग जाएं, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। साल 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर बाकी गवर्नमेंट को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि अंटार्कटिका हमेशा एक आज़ाद और पीसफुल जगह रहेगा। 15 अक्टूबर 1959 को वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस होती है इसको लेकर और 1 दिसंबर 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी में 3 बड़ी चीज़ें कही जाती हैं। पहला, एंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सबको आज़ादी होगी। और तीसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो नतीजे निकलेंगे वो फ्रीली एक्सचेंज किए जाएंगे और सबको अवेलेबल होंगे। इस ट्रीटी को स्टार्टिंग में 12 गवर्नमेंट के तरफ से साइन किया जाता है। इसमें सारे कंट्री इंक्लूडेड है जो टेरिटरी क्लेम कर रहे थे एंटार्कटिका को। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह इस ट्रीटी के बारे में कि जो भी क्लेम किया था इन कंट्रीज ने, वो क्लेम्स एक्नॉलेज नहीं किए जाते, वो क्लेम खत्म नहीं होते, वो ट्रीटी इन क्लेम्स को पर टेम्परेरी सस्पेंड कर देती है। तो लीगली कहा जाए तो ये सारे कंट्री आज के दिन तक उन सारे टेरिटरी को क्लेम करते रह सकते हैं और वो ये कर भी रहे हैं आज के दिन तक। ये जो अंटार्कटिका का पॉलिटिकल नक्शा है ये आज के दिन तक भी वैलिड है। इसमें सबसे बड़ा शेयर है ऑस्ट्रेलिया का। 42% ज़मीन अंटार्कटिका की ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली में अमेरिका इन सारी कंट्रीज़ के क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि ज़्यादातर कंट्रीज़ दुनिया भर की इन सारी टेरिटरी को क्लेम कर देती हैं। इतना ही नहीं, ये जो 7 कंट्रीज़ हैं जो टेरिटरी क्लेम्स कर रही हैं अंटार्कटिका पर, ये भी एक दूसरे के क्लेम्स को रिकग्नाइज नहीं करती। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे इनको ये दो एक दूसरे की जगह को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज रिकग्नाइज नहीं करती क्योंकि उनकी कंट्री ओवरलैप करती है। आज के दिन ये जो कंट्रीज कह रही हैं अंटार्कटिका में ज़मीन हमारी है, इसके माइनस सिर्फ सिंबॉलिक हैं। इस ट्रीटी में इन सारे क्लेम्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये जब ट्रीटी एक्सपायर होगी तब ये सारे टेरिटोरियल क्लेम्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। यही रीज़न है कि आज के दिन तक ये 7 कंट्री अंटार्कटिका की टेरिटरी को क्लेम्स करके बैठे हैं। ये ट्रीटी एक्सपायर होगी साल 2048 में। उसके बाद इस ट्रीटी को वापस से रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इसकी बात वीडियो में आगे करते हैं कि क्यों कंट्रीज इसे रिन्यू नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज के दिन सिचुएशन यही है। थैंकफुली इस ट्रीटी की मदद से अंटार्कटिका पर जियोपॉलिटिक्स कम खेली गई है और साइंटिफिक रिसर्च ज़्यादा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई अंटार्कटिक पर रिसर्च करने के लिए, यहाँ जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि हर साल करीब 4500 साइंटिस्ट अंटार्कटिका जाते हैं काम करने के लिए और अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन देखने को मिलती है। इसके बाद साल 1991 में एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी साइन की गई अंटार्कटिका में, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है क्योंकि स्पेन की कंट्री में साइन किया गया। इसी में था कि फाइनली ड्रिलिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई अंटार्कटिका में। ये अंटार्कटिका में किसी भी कंट्री की तरफ से माइनिंग और ड्रिलिंग नहीं की जा सकती, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना होगा। ये चीज़ करनी बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ दुनिया में तेल को लेकर बहुत भूखे रहते हैं। ऑयल की एक्सप्लोरेशन के नाम पर कितनी ही जगहों को तबाह किया जा चुका है। और साल 1992 में एक स्टडी की गई थी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक्सपर्ट की तरफ से, जिन्हें पाया कि अंटार्कटिका के नीचे 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है जिसे रिकवर किया जा सकता है। रशिया में मिनरल एक्सप्लोरर का कहना है कि अंटार्कटिका के नीचे एक्चुअली में 500 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, ऑयल एंड गैस है। लेकिन 2 वजह है आज के दिन तक अंटार्कटिका में ऑयल की माइनिंग क्यों नहीं की गई। पहली वजह है ये जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है जो ट्रीटी प्रोटेक्ट करके रखती है इस चीज़ से, और दूसरी वजह है कि ये करना काफ़ी महंगा है आज के दिन एटलीस्ट। लेकिन आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा और बढ़ सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये आइस पिघलेगी तो अंटार्कटिका को एक्सेस करना और आसान बन जाएगा। टाइम के साथ साथ और नई टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी और शायद ये चीज़ इतनी महंगी ना रहे, फिर इकोनॉमिकली वाइबल बन जाए और ऑयल और गैस निकालना। अब जैसा मैंने आपको बताया साल 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी। अगर इन सारे कंट्री ने इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया तो ये चीज़ें उस टाइम के बाद पॉसिबल हो सकती है। कई कंट्री अंटार्कटिका के आसपास जो ओशन है वहाँ पर फिशिंग करके उसे ऑलरेडी एक्सप्लॉइट करने लगे हैं, जैसे कि चाइना ने रिसेंट टाइम्स में वहाँ पर फिशिंग और टूरिज्म को एक्सपेंड किया। एक्चुअली में साल 2000 के बाद से चाइना एक लौता कंट्री है जिसने रिसर्च स्टेशन बनाया अंटार्कटिका में, और किसी कंट्री ने इस और नए स्टेशन नहीं बनाया। इसके अलावा 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग कई ऐसी प्राइवेट यॉट्स थी जहाँ पर कई अमीर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे वो अंटार्कटिका की ज़मीन तक गए और इलीगली उन्होंने वहाँ के नेचर के साथ छेड़छाड़ की। कई कंट्री बात करते हैं कि अंटार्कटिका के आसपास जो पानी मौजूद है, जो ओशन का एरिया मौजूद है, वहाँ पर भी एक नई ट्रीटी बनाई
बनाई जानी चाहिए इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, कि वहाँ पर ओवरफिशिंग ना की जा सके, कोई लीगली आ ना सके, और वो भी एक प्रोटेक्ट एरिया बने। 2003 के बाद से एंटार्क्टिक ट्रीटी की एक परमानेंट फिजिकल प्रेजेंस भी है। इनके हेडक्वार्टर्स हैं अर्जेंटीना में, बुएनोस एयर्स में। तो जियोपॉलिटिक्स के सेंस से अगर देखा जाए तो आज के दिन एंटार्क्टिका एक कंट्री नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल टेरिटरी ज़रूर है, जहाँ पर कई कंट्रीज साथ में कोलैबोरेट करते हैं और पावर को अपने बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं। लेकिन एंटार्क्टिका की अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, ना ही कोई लीगल सिस्टम है। तो जो भी इस ट्रीटी के लूप होल्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट होते आज के दिन दिखते हैं। अगर टूरिज्म के तौर पर टूरिस्ट ब्रिटिश के स्टेशन पर जाएंगे अंटार्कटिका में, पोर्ट लॉकराय जिसका नाम है, वहाँ पर टूरिस्ट एक्चुअली में अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा सकते हैं। चिली और अर्जेंटीना के टेरिटरीज में भी टूरिस्ट जाकर अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा सकते हैं। एक और जरिया जिस तरीके से ये कंट्रीज अपने क्लेम्स को एक्सप्रेस करती हैं। यहाँ पर आपकी क्या राय है दोस्तों, एंटार्क्टिका का क्या फ्यूचर होना चाहिए? क्या इसी तरीके से चीज़ें चलती रहें, ये सारी कंट्री साथ में मिलकर काम करते रहें, कोई माइनिंग कोई ड्रिलिंग ना अलाउड हो और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए लोग वहाँ पर जा सके, या फिर एज ए टूरिस्ट, या फिर इंसानों को और एक्सप्लोर करना चाहिए वहाँ पर? नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।